सो गुड इवनिंग एवरीवन। सो इस वीडियो में हम लोग ओरियाना पावर के बारे में बात करेंगे। नाउ बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट बेसिकली ओरियाना पावर डज एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल द अदर कंपनीज इन द होल आरई थीम। तो जब आप ओरियाना पावर को देखते हो, ये एक तरह से एक इंटीग्रेटेड आरई सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। इसको आप किसी ईपीसी कंपनी या फिर किसी जो हमारे मॉड्यूल मेकर होते हैं, बहुत सारे यूटिलिटी स्केल में प्रोजेक्ट्स हैं, आईपीपी प्रोड्यूसर्स हैं लाइक एक्मी, केपीआई, एनटीपीसी ग्रीन, मॉड्यूल मेकर्स वाड़ी, विक्रम एंड ऑल दोज कंपनी, ईपीसी प्लेयर, ट्रांसरेल और भी कंपनीज है। तो इन सभी कंपनीज अलग हैं। जब आप ओरियाना पावर को देख रहे हो, इनका जो कस्टमर सेगमेंट है, ये कोई यूटिलिटी स्केल पे काम नहीं करते हैं। इनका जो कस्टमर सेगमेंट है वो सीएनआई कस्टमर्स है। सीएनआई कस्टमर्स क्या होते हैं? जो आपकी कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस होता है, ये लोग जाएंगे किसी सीमेंट प्लांट के पास जाएंगे, किसी रिफाइनरी के पास जाएंगे, किसी टाउनशिप वालों के पास जाएंगे, उनसे बातें करेंगे, उनके लिए एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। अब ये जो जितने भी सीएनआई कस्टमर्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये कस्टमर्स क्यों चाहते हैं ओरियाना पावर एज अ उनके लिए अच्छा क्लाइंट क्यों बनता है? तो आप देखिए, जो होल एक आरई जो ट्रांजिशन चल रहा है, उसके उसके पीछे का कारण क्या है? जितने भी ये जो सीमेंट कंपनीज होती है या फिर जो कोयले की प्लांट हो गई आपकी, ये सभी एक हाई आपकी ग्रीन हाउस गैसेस इमिट करती है। मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर वगैरह हो गए, ये सब इमिट करता है। तो इन सभी कंपनीज को मैंडेट है सरकार के द्वारा कि आप सभी को नेट जीरो होना है। नेट जीरो क्यों होना है? इसको अगर आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में कनेक्ट करोगे, तो इंडिया का जो 2070 वाला टारगेट है नेट जीरो का, तो उसी का एक स्टेज है एक तरह से, आप समझ लीजिए। तो ये कंपनीज वहां पे कैटर करता है। तो ये तो जो मैंने बोला आपको, ये एक इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट हो गया इस पूरे थीम के अंदर। अगर आप इकोनॉमिकल एस्पेक्ट पे जाओगे, तो जो इफ यू कैन सी द इंडिया एज अ कंट्री, एक सोशलिस्ट कंट्री है, जो हमारे प्रियम्बल में है, आज कॉन्स्टिट्यूशनल डे भी है। सो अगर आप उस थॉट प्रोसेस से आएंगे, तो हमारे देश में क्रॉस सब्सिडीज वगैरह होती है। तो उसमें जो फार्मर्स होते हैं, उनको सस्ते में इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है। एट द सेम टाइम जो हमारे सीएनआई कस्टमर्स होते हैं, फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं, वहां से जो कॉस्ट होता है वो थोड़ा ज्यादा चार्ज किया जाता है। सो अभी आप इस लॉजिक को कनेक्ट कीजिए। जब आप किसी रिफाइनरी को देखते हो, है ना, ऑयल कंपनीज हो गया, तो जो इस तरह की कंपनीज है, ये लोग को जो इलेक्ट्रिसिटी मिलता था आज से पहले या अभी भी मिलता है, वो एक हायर रेट पे मिलता है। सपोज कि 7 रुपया 8 रुपया पर किलोवाट आवर पे इनको बिजली मिलती है। अभी आपने देखा कि इंडिया में सोलर की इकोसिस्टम डेवलप हो गई है, और सोलर के जो बिट्स के जो प्राइसेस हैं, लगभग 2 रुपए उसके आसपास चल रहा है। बैटरी के बारे में हम आते हैं। तो जब आपने देखा कि सोलर में प्राइसेस कम है, सो अभी देखिए, इनको एक तरह से वहां पे 7 रुपए मिल रहा है, और वहां पे अप्रोक्सीमेट 2 रुपए में मिल रहा है। तो 5 रुपए का फायदा हो गया ना। इस चीज को कहते हैं एनर्जी आर्बिट्राज। सो उनके जो जितने भी कंपनीज है, आप जितनी भी पीपीडीज खोलिए, सबको आपको दिखेगा अंत में सीएसआर एंड ईएसजी एक्टिविटीज जो होती है, जो इन्वायरमेंटल के नॉर्म्स होते हैं, उन कंपनियों को मैंडेट है। तो बेसिकली सभी कंपनी नेट जीरो करने की बात कर रहा है, और एट द सेम टाइम उनको फाइनेंशियल वायबिलिटी जो उन कंपनीज की होती है, वो भी अच्छी होती है। तो दैट्स व्हाई दिस कंपनीज आर वेरी मच फोकस्ड टू डिप्लॉय अ कंपनी लाइक ओरियाना। और जैसे मान लीजिए एक बड़ी सी रिफाइनरी की प्लांट है, उसके जितने भी टेरेस वगैरह होंगे, वहां पे सोलर प्लांट लग जाएगा। तो उससे उनकी जो इलेक्ट्रिसिटी की परचेज है, वो उसी से कर लेंगे, और इनको कॉस्टली इलेक्ट्रिसिटी नहीं लेना पड़ेगा। तो ये तो दो कारण मैंने बताया। थर्ड ड्राइवर क्या आता है? अब सपोज कीजिए, जैसे कि इंडिया में, आपको उड़ीसा का एग्जांपल लेते हैं। उड़ीसा में पारादीप पोर्ट है, वहां से आपकी जो कोल वगैरह होती है ना, स्टील वगैरह, आयरन ओर्स वगैरह होते हैं, वो एक्सपोर्ट होते हैं चाइना में, जापान में, जहाँ भी एक्सपोर्ट होना है। तो या फिर सपोज कीजिए मुंबई से आपकी कुछ अभी रसिया से जो ऑयल आ रहा था, उसको रिफाइन करके अडानी और रिलायंस के प्लांट्स जो है, वो आपके मुंबई से लेके उसको यूरोपियन कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रहे थे। अब यूरोप में जो सीबी कार्बन बॉर्डर टैक्स वाला जो मैकेनिज्म है, तो वहां पे बेसिकली ये चीज होती है कि जो कंपनीज आपकी फॉसिल फ्यूल से एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है या फिर उसको यूज कर रहा है, उन पर टैक्स लगेगा। तो जितनी जो होल हैवी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज है ना, तो वो लोग सिंस कोयले से इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं, तो वो लोग उस वहां पे उनको टैक्स लगने की बात है। सो एक तरह से वहां पे भी सिंस उनका कॉस्ट स्ट्रक्चर बढ़ जाएगा, तो वहां से भी एक ड्राइवर आता है। तो ये जो 2 या 3 जो मैंने आपको पॉइंट्स बोला, ये बेसिकली इस ओरियाना पावर या फिर जो इसकी तरह की और बाकी कंपनीज है, दिस इज द होल ड्राइव फॉर दिस कंपनीज। इसका लेना देना किसी भी तरह से कोई भी यूटिलिटी स्किल वाले प्रोजेक्ट से नहीं है। सो ये तो हो गया बेसिकली इस कंपनी के बारे में बात। अब कंपनी का अगर आप पिछला कॉन कॉल देखोगे या फिर किस तरह से कंपनी ट्रांजिशन कर रही है, तो अभी आप देखेंगे, सिंस अभी तो ये ठीक है, आज के डेट में ये कंपनी काफी नोन हो गई है। एट द सेम टाइम अभी भी ये कंपनी काफी ज्यादा ट्रांजिशन कर रही है। तो जैसे इन्होंने राजस्थान में एक प्रोजेक्ट किया था, बेसिकली आप मान लीजिए सोलर, फ्लोटिंग सोलर हो गए, उस तरह के प्रोजेक्ट किए थे। फिर एग्रो एग्रो फोटोवोल्टिक वाले भी कुछ प्रोजेक्ट किए हैं, मतलब बेसिकली एग्रीकल्चर वाले लैंड्स में कैसे सोलर पैनल्स लगाए हैं, तो उस तरह के कुछ प्रोजेक्ट्स किए हैं। सो पहले ये कंपनी आपकी रेस्को मॉडल हो गया। आई थिंक दीज थिंग्स आई हैव डिस्कस इन द
प्रीवियस वीडियो, आई विल पुट दैट इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन वॉच फ्रॉम देयर ऑल्सो। सो हम लोग वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो फिर इसके अलावा इन्होंने कैसे प्रोजेक्ट्स किए हैं, जैसे दिल्ली में एक रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के लिए इन्होंने वर्चुअल नेट मीटरिंग किया था। वर्चुअल नेट मीटरिंग क्या होता है, एक बड़ी सी सोसाइटी हो गई है ना, उससे कुछ किलोमीटर्स दूर 20-30-40 किलोमीटर्स दूर आप एक एरिया में सोलर पैनल्स बिछाइए। बेसिकली वहाँ पे जो सोलर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगी उसको आप उन घरों में जो मीटर में कॉस्ट आएगा उससे आप उसको ऑफसेट कर दोगे। तो इस तरह इस कंसेप्ट को कहते हैं वर्चुअल नेट मीटरिंग। अब उसी जो दिल्ली वाली प्रोजेक्ट से इनको एक्सपीरियंस मिला, अब उस मेथड को ये लोग यूज करके जा रहे हैं अपने गोवा वगैरह में, इनको प्रोजेक्ट मिला है। तो दिस इज हाउ द कंपनी इज प्रोग्रेसिंग। इसके अलावा अगर मैं कुछ और चीज़ें बताऊँ, ये कंपनी जितने भी प्रोजेक्ट्स वगैरह करता है ना, तो जैसे एक आपने देखा होगा, हमने केपी ग्रीन को भी डिस्कस किया और बाकी सेक्टर्स में देखिए एक कनेक्टिविटी का इशू बहुत ज़्यादा आता है। तो वो कंपनीज जिन्होंने अपनी कनेक्टिविटी सिक्योर कर ली है, जैसे सपोज कि वर्चुअल नेट मीटरिंग का ही प्रोजेक्ट लगाना है इनको, तो वहाँ पे इनको कनेक्टिविटी चाहिएगा ना, एट द एंड आपको ग्रिड से कनेक्ट करना है, तो वहाँ पे कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो कंपनी का भी अगेन फोकस रहता है कि हम कनेक्टिविटी को लेके चले। अब ये कंपनी का जो ट्रांजिशन है, आप अभी आने वाले समय में कैसे देखेंगे इस कंपनी को, तो पहले तो मैंने आपको बताया ये कंपनी एक ईपीसी की तरह काम करता था। अभी आज के डेट में इनका जो मॉडल है वो ईपीसी से इवॉल्व हो चुका है। नाउ दिस इज नॉट अ प्योर प्ले ईपीसी कंपनी। अब ईपीसी कंपनी में क्या होता है, आप चाहते हो किसी जो डेवलपर होता है या फिर जो क्लाइंट होते हैं इनके, उनके लिए आप प्रोजेक्ट्स वगैरह करते हो, सॉर्ट ऑफ टर्न की प्रोजेक्ट्स होते हैं, उस तरह ये करते हैं। अब ये जो कंपनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो डायरेक्टली आपकी यूटिलिटी स्किल में काम नहीं करता है, तो इनका जो ईपीसी प्रोजेक्ट है वो एक तरह से आपके सीएनआई कस्टमर्स के लिए होता है। तो वहाँ पे जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है आप उसके अकॉर्डिंग काम करते हो। और एट द सेम टाइम डिस्पाइट बीइंग एन एसएमई कंपनी, इस कंपनी को अगर आप देखोगे ना, इनके जो प्राइवेट इक्विटी वाले इनके इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे एक्टिस इनका एक इन्वेस्टर का नाम है, तो उनके साथ इनका कोलैबोरेशन होता है और उससे क्या होता है, एक तरह से इनको सीड फंडिंग मिल जाती है वहाँ से अपने बड़े प्रोजेक्ट्स को करने के लिए। और उससे क्या होता है, मार्केट में इनको जाके बिड्स वगैरह के लिए भी ज़्यादा करना नहीं पड़ता है, मार्जिन भी बेटर मिलते हैं। बेसिकली विन विन सिचुएशन हो जाता है उस कंपनी के लिए। और एट द सेम टाइम इस कंपनी को क्रेडिबिलिटी मिलती है कि हमारे पास बेटर इन्वेस्टर्स आए हैं। तो इस तरह से ये कंपनी आगे बढ़ रही है। और एक और चीज़ अगर मैं बताऊँ, ये कंपनी, तो ये तो बात हो गई इनकी ईपीसी के बारे में। अब ईपीसी में ही देखिए, अभी इस कंपनी को अगर आप बाकी कंपनीज को देखते हो, फॉर एग्जांपल राजेश पावर, तो उस कंपनी को भी आप देख रहे हो, जैसे गुजरात में वो काम करता है, 33 केवी केबल्स वगैरह वो बनाता है वहाँ पे। वैसे आप इस कंपनी को देखिए, तो ये लोग ईपीसी में देख रहे हैं इतना ज़्यादा ड्राइवर्स आ रहा है, और मैंने अभी बात की ड्राइवर्स वगैरह के बारे में। अब ईपीसी में अभी तक इन्होंने आई थिंक 500 से 600 मेगावाट के बीच में एग्जीक्यूट कर दिया है, और लगभग उतना ही इनका पाइपलाइन है। और FY26 का गाइडेंस भी लगभग इतना ही है कि हम 1 गीगावाट के आसपास ईपीसी प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करेंगे। जब मैं ईपीसी प्रोजेक्ट को बात करता हूँ, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सोलर की ईपीसी प्रोजेक्ट्स है। अब हम लोग बात करते हैं इनके सेकंड सेगमेंट में, जहाँ पे ये लोग आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। ये है इनका स्टोरेज वाला सेगमेंट। आई हैड शेयर्ड वन पोस्ट फ्यू डेज, कुछ आई थिंक 1-2 वीक्स पहले। तो आपने देखा होगा उसमें जो बैटरी की रिक्वायरमेंट है हमारे कंट्री में, बैटरी की जरूरत क्यों पड़ती है, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन सो मेनी वीडियोस। नाउ बैटरी क्या होता है, बैटरी एक इनेबलर होता है। अभी आप अगर पिछले कुछ 1 महीने नवंबर के स्टार्टिंग से देयर वर सो मेनी रिपोर्ट्स बीइंग सर्कुलेटेड इन द मीडिया कि बहुत सारे पीपीएस कैंसिलेशन हो रहे हैं। अब जो पीपीएस का कैंसिलेशन होता है, ऐसा क्यों क्यों होता है? एक उसका कारण होता है, जो आपके ग्रिड में जो कनेक्टिविटी है वो सैचुरेट हो गई है। मतलब जो वायर्स लगी है उस सब स्टेशन से, उसमें जो जितनी इलेक्ट्रिसिटी आप भेज सकते हो वो एक लिमिट पे पहुंच चुका है, उससे ज़्यादा आप नहीं भेज सकते हो। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, आइदर यू कैन डू द कर्टेलमेंट, जो ऑलरेडी हो रहा था, जिसके कारण अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी इज बीइंग इन द सेक्टर। उसका सॉल्यूशन होता है, आप अगर बैटरी ले आओगे तो एक तरह से क्या होगा, जो एक्स्ट्रा पावर होगी उसको आप बैटरी में स्टोर कर लोगे, और जब रिक्वायरमेंट होगी तब आप उसको भेजोगे। सो बैटरी इज अगेन इनेबलर। तो इसी तरह से जो होल ड्राइवर है बैटरी का, पूरे सेक्टर में चल रहा है। तो कंपनी का जो टारगेट है, बैटरी की तरफ ये लोग काम करने की बात कर रहे हैं। तो अभी अगर आप देखेंगे ना इनका, तो लगभग 2.8 गीगावाट आवर का ओवरऑल बैटरी प्रोजेक्ट है इनके आज की डेट में। अब इफ यू विल लुक इन द लास्ट जो इनका कॉन कॉल हुआ था, वहां पे अगर आप इनके बैटरी के टारगेट्स देखोगे, तो FY30 तक इन्होंने 2.5 गीगावाट आवर के आसपास दिया था। अभी इस कॉन कॉल में इन्होंने उसको बढ़ा के लगभग 10 गीगावाट आवर कर दिया है। सो इट्स लाइक अ 4 टाइम्स इंक्रीज इन द होल बैटरी सेगमेंट। नाउ यू विल थिंक कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा इन्होंने एग्रेसिव गाइडेंस दे दिया है। बट जो बैटरी की मैंने आपको एक टोटल एड्रेसेबल मार्केट है, उसका अगर सिग्निफिकेंस अगर आप देखेंगे, तो उस कंटेक्स्ट में आपको दिखेगा कि ये कंपनी भी कहती है कि सिंस अभी हमारे प्रोजेक्ट्स जो हैं लगभग 2.8 गीगावाट आवर्स के आसपास एग्जीक्यूट हो रहे हैं, एंड इन फ्यूचर अगर इनका एग्जीक्यूशन अच्छा रहा तो वहां से उस गाइडेंस को भी बढ़ाने की बात करते हैं। सो दिस इज नॉट एन ओवर एम्बिशियस टारगेट। सो कंपनी ये तरह से काम करेगी। अभी स्टोरेज में आप और देखिए, स्टोरेज सिर्फ आपको बैटरी से ही नहीं आता है। स्टोरेज अगेन एक मेथड से आता है, उसको कहते हैं पंप स्टोरेज। पंप स्टोरेज क्या होता है, जो आपके ओल्डर कोल माइंस वगैरह होती है, जहाँ से ऑलरेडी कोयला एग्जॉस्ट हो गया है, तो बड़े बड़े जमीन के अंदर डिप्रेशन सॉर्ट ऑफ बन जाएंगे। तो वहाँ पे द एम इज कि वहाँ पे आप पानी भरिए, दिन में जब सोलर पावर आएगी तो उससे
उस पानी को पंप कीजिए, और जब शाम को जब रिक्वायरमेंट होगी तो उस पानी से आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कीजिए और उसको ग्रिड में भेजिए। तो अगेन दिस इज जस्ट लाइक अ बैटरी, कि आप जो चीप पावर होती है दोपहर के टाइम पे, उससे आप या तो आप बैटरी चार्ज कर लीजिए या फिर वो पंप की तरह यूज कीजिए। तो दिस इज द होल कंसेप्ट ऑफ पंप स्टोरेज। अब भी जो कंपनी है आगे जाके आपके पंप स्टोरेज में भी घुसना चाहता है। नाउ अभी जो मैंने पंप स्टोरेज की बात की वो अगेन एक यूटिलिटी स्केल की प्रोजेक्ट थी। तो ये जो कंपनी जब ओरियाना है, सिंस यूटिलिटी स्केल पे जाने के लिए आपको तो बहुत सारा केपेक्स की रिक्वायरमेंट होती है। सो व्हाट ओरियाना इज फोकसिंग ऑन, ये एक तरह से छोटे पंप स्टोरेज की तरफ जा रहा है ना। उसका एग्जैक्ट नाम होता है कॉम्पैक्ट पंप स्टोरेज कहते हैं। अब ये लोग क्या करेंगे, जैसे सपोज कीजिए इनका कोई सीमेंट प्लांट है, या फिर सपोज कीजिए झारखंड में कोई आपकी छोटा नागपुर प्लेट्यू में कोई सी आपकी कोल के माइंस वगैरह है, तो वहां पे जाके फोकस कर रहे हैं ये लोग। तो उस तरह से आगे बढ़ेंगे, ऑल्दो अभी पंप स्टोरेज में आने में टाइम लगेगा बिकॉज क्योंकि वो इंडस्ट्री भी अभी एक तरह से पूरी इवॉल्व हो रही है। सो कंपनी उस तरह से आगे बढ़ने की बात कर रहा है। थर्ड सेगमेंट ये लोग कहाँ से जाने की बात कर रहा है। हमने पावर का देख लिया, जो ईपीसी वाला आर्म हो गया इनका। ईपीसी जिसमें बीओओटी मॉडल होता है, बिल्ड ओन ऑपरेट एंड ट्रांसफर। ट्रांसफर इसको करेंगे, जो आपके प्राइवेट इक्विटीज वगैरह होंगी, एक्टिस्ट सॉर्ट ऑफ कंपनी है जो कि यूएस बेस्ड एक फंड हाउस है, तो उस तरह से ट्रांसफर करेंगे। सेकंड हमने स्टोरेज वाले में बात कर ली, जिसमें इनका जो बैटरी सेगमेंट है एज वेल एज जिसमें ये लोग पंप स्टोरेज की तरफ जाएंगे। तो दैट वाज अबाउट दिस बैटरी एंड स्टोरेज थिंग। नाउ द थर्ड आर्म इज कंजम्पशन थीम, कंज्यूम करने वाले थीम है ना। तो इसमें एक तो हमने जो आपकी बायोगैस वाली चीज है, जिसके बारे में कंपनी ने ज्यादा अपडेट दिया नहीं है इस क्वार्टर में, बट उसमें भी देखेंगे आप ग्रोथ की कितनी पोटेंशियल है, वो तो हमें आगे जाके देखना पड़ेगा। लगभग 25% CAGR की इसमें बात करते हैं लोग। उसके अलावा जो कंजम्पशन की थीम है वहां पे क्या करना चाह रहे हैं लोग, दे आर ट्राइंग टू एंटर इन द होल जो ग्रीन हाइड्रोजन वाली थीम है वो चल रही है। जैसे जो नेशनल हाइड्रोजन मिशन है ना, साइट स्कीम है, स्ट्रेटेजिक इन्वेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन, वो वाली थीम है, जिसके अंडर में आपका हरित सागर आई थिंक प्रोजेक्ट बना है। उसमें क्या होगा, जो ये ग्रीन हाइड्रोजन की थीम है, आप इसको ऐसे कनेक्ट कीजिए, आपने सोलर मॉड्यूल्स लगा लिया, साथ में बैटरी एज एन इनेबलर आया, जो आपकी सोलर को और ज्यादा कंट्री में लगाने में हेल्प करेगा। उस बैटरी और सोलर को कंबाइन किया, उसकी पावर को आपने यूज किया वाटर जो है, वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस करने पे क्या होता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स ब्रेक होते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। उस हाइड्रोजन को हमने लिया। अब हाइड्रोजन इज अ एंट्री पॉइंट फॉर द होल प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, फर्टिलाइजर्स, मिथेनॉल, बहुत सारे जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होते हैं ना आपके, उन सभी जगहों में यूज होता है। तो वहां से आपने हाइड्रोजन लिया, उसको कह देते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। तो उस तरह से कंपनी आगे बढ़ना चाहता है, और दैट ग्रीन हाइड्रोजन को यूज करेंगे ये लोग। जैसे पारादीप वगैरह में भी आपका आई थिंक ग्रीन हाइड्रोजन के प्लांट्स वगैरह लग रहे हैं। तो वो ग्रीन हाइड्रोजन लिया जाएगा और उससे अमोनिया बनाई जाएगी, अमोनिया सेकंड यूरिया बनाया जाएगा, फर्टिलाइजर्स बनेंगे। सो ये पूरा थीम है। और एट द सेम टाइम उसी हाइड्रोजन को यूज करके आप उसे मीथेन लेके आइए, कार्बन डाइऑक्साइड लेके आइए, तो उससे आप उसको करके मिथेनॉल में कन्वर्ट कर दोगे। मिथेनॉल क्या होता है, अगेन वेरी सुपर्ब इंग्रेडिएंट फॉर द होल इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो ये कंपनी इस तरह से कंजम्पशन वाले थीम की तरफ आगे बढ़ना चाहता है। तो अगर आप अभी के डेट में देखेंगे, इनका जो कंजम्पशन वाली थीम है, वहाँ पे जो ग्रीन हाइड्रोजन और जो ग्रीन अमोनिया वाली थीम है, वहाँ पे लगभग 60,000 मेट्रिक टन पर एनम का इनको प्रोजेक्ट मिला हुआ है। किन से मिला है, जो एमओयू इनका साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द एमपी गवर्नमेंट। तो वो चीज़ है। अब देखिए, ये जो एमओयू साइन करते हो आप, तो इससे फायदा क्या होता है। जब आप एमओयू साइन करते हो तो एक तरह से आपको जो सरकार है वो आपको लैंड प्रोवाइड करता है, कनेक्टिविटी वगैरह के बारे में एग्रीमेंट्स वगैरह होते हैं। तो इन द फर्स्ट हैंड व्हेन यू विल लुक फॉर अ पार्टनर टू बिल्ड दैट प्रोजेक्ट, फंडिंग चाहिएगी ना आपको किसी प्राइवेट इक्विटी से, तो आपके पास ऑलरेडी फर्स्ट हैंड में ही आपके पास कनेक्टिविटी आ जाएगी, साथ ही साथ आपके पास ये लैंड वगैरह आ जाएगा। सो जो इन्वेस्टर होगा आपके लिए वो इजीली आएगा और आपकी कंपनी में पैसा लगाएगा, और उस तरह से प्रोजेक्ट डेवलपमेंट होगी। और इसका जो रिजल्ट होता है आपको दिखता है, इनके जो नए एमयू साइन होते हैं और जो इनकी पाइपलाइन में है ग्रीन हाइड्रोजन वगैरह की भी, लगभग 2 लाख मेट्रिक टन का इनका टारगेट है जो कि इनकी पाइपलाइन में है। तो इस तरह से आपको दिखता है। सो ये कंपनी इस तरह से पूरा बढ़ने की कोशिश कर रहा है, ये चीज है। अब एक और पॉइंट यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो जो इनका मॉडल है ना, आपने ये देखा होगा कि एक बिजनेस जब ग्रो करता है तो उसकी पहचान क्या होती है, कि मैं कंटिन्यूअसली जो मेरे प्रॉफिट्स है उसको मैं इन्वेस्ट करता हूँ। सो ये कंपनी का अभी का जो फोकस है, ये अपने प्रोजेक्ट्स डेवलप करते हैं, उसको कहते हैं कैपिटल फिनांसिंग। कैपिटल फिनांसिंग क्या है, मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया, एक एपीसी प्रोजेक्ट बनाया, सपोज कीजिए वर्चुअल नेट मीटरिंग वाला एक प्रोजेक्ट बना लिया। अब जाके मैं उसको सेल कर दूंगा, बिल्ड ओन ऑपरेट किया, अब उसको ट्रांसफर करूंगा। अब ये जो ट्रांसफर का फेज है, इट कुड बी इमीडिएट एज वेल एज दिस कुड बी आफ्टर स्टेबलाइजेशन फेज, सपोज लेट्स से 1 और 2 ईयर। सामने वाला जो प्राइवेट इक्विटी वाला पार्टनर होगा वो आके देखेगा 1 या 2 साल में प्रोजेक्ट काम कैसा करता है। सो डिपेंडिंग अपॉन दैट पर्टिकुलर थिंग, तो कैपिटल रिसाइकलिंग कहते हैं। तो आप वो प्रोजेक्ट बेच दोगे, एट द सेम टाइम सिंस यू हैव डेवलप्ड द प्रोजेक्ट्स, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि जो उसका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस वाला पार्ट है वो ओरियाना के पास ही रह जाएगा। और एट द सेम टाइम सिंस आपने वो प्रोजेक्ट सेल कर दिया, तो आपको इमीडिएटली वहां से फंडिंग आ जाएगी, एंड दैट यू कैन यूज
फॉर द फर्दर बूस्टिंग ऑफ योर आईपीपी प्रोजेक्ट्स हो गया, या फिर जो आपको फर्दर नए प्रोजेक्ट्स लगाने हैं तो वहाँ प्रोजेक्ट्स लगाने हैं तो वहाँ पे आपका हेल्प हो जाएगा। एट द सेम टाइम कंपनी एसेट लाइक बनता है वहाँ पे। दूसरा, इनकी जो डेब्ट पे इक्विटी होगी वो कम होगी, आरओई प्रोफाइल इंप्रूव होगा, आरओसी इंप्रूव होगी। तो ये पूरा इसको कैपिटल फाइनेंसिंग कह देते हैं। अभी देखिए, और एट द सेम टाइम इनका तो आईपीपी वाला सेगमेंट आएगा ही। वैसे जो बेस्ट वाला भी सेगमेंट है ना, जो इनका बेस्ट का ओवरऑल टारगेट है, मैंने आपको बोला FY30 तक 10 गीगावाट आवर करने की बात है। अब उसमें लगभग आई थिंक 434 आई थिंक 6 8 मान लीजिए 8 गीगावाट आवर जो है वो आपका ईपीसी वाला आर्म आएगा। लेट मी शो द एग्जैक्ट फिगर्स आल्सो। तो इनका बेस्ट सेगमेंट जो मैं आपको बता रहा था, उसमें लगभग इनका जो 20 गीगावाट आवर का है उसमें लगभग 10 गीगावाट आवर आपका ईपीसी से रहेगा, 5 गीगावाट आवर बिल्ड ओन ऑपरेट वाले मॉडल से रहेगा, और 5 जो कैपिटल रिसाइकलिंग मॉडल है जहाँ पे ये अपने प्राइवेट इक्विटी को लाके उसमें लोग आगे बढ़ेंगे। सो ये चीज है। अब कुछ क्वेश्चंस को हम लोग आंसर करते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखिए, सिंस आप देख रहे हो इतने सारे नए प्लेयर्स आ रहे हैं पूरे सेक्टर के अंदर, सो मेनी आईपीओज आर कमिंग विद द कंपनीज डूइंग द होल मॉड्यूल थिंग्स। तो हमने हमारे जो आरडी इश्यूज वाली वीडियो है वहाँ पे भी डिस्कस किया था। सो व्हाट आर द प्रोबेबल इश्यूज, क्या क्या आ सकते हैं। तो जो मार्जिन प्रेशर वाला क्वेश्चन है वो तो आएगा ही आएगा, है ना। आज नहीं तो कल आना है उस पूरे सेक्टर में, कब आएगा वो हमको देखना है। सो द कंपनी इज सेइंग कि जैसे देखिए अभी आप कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जिसके लिए जो टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट होता है वो ऑलरेडी डेवलप्ड है। तो जैसे मॉड्यूल है, तो मॉड्यूल सिंस चाइनीज मार्केट में पूरा ऑलरेडी डेवलप्ड है और बाकी पूरे वर्ल्ड में भी डेवलप्ड मार्केट है। सो वैसी सेल की भी मैन्युफैक्चरिंग, ऑल्दो सेल्स का प्रोडक्शन थोड़ी सी मॉड्यूल से थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट दैट पर्टिकुलर सेक्टर इज ऑल्सो डेवलप्ड। तो वहां पे जब आपको ओवर सप्लाई वाले इश्यू की तरफ आप बढ़ रहे हो तो वहां पे मार्जिन प्रेशर आना बिल्कुल ही दिखता है आपको। तो इसीलिए दिस कंपनी ऑल्सो कैन वेरी इजिली कैन गो इनटू द बैकवर्ड इंटीग्रेशन एंड डू अ मॉड्यूल और सेल मैन्युफैक्चरिंग। बट यहीं पे मुझे ये कंपनी का जो थॉट प्रोसेस है रिलेटिवली बेटर लगता है बाकी कंपनियों से। ये कंपनी जो है, rather than going into that particular segment, they are moving horizontal और forward integration की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है, they are moving into those segment जहाँ पे जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो अभी तक नेशन में हुई नहीं है, उस तरफ आगे बढ़ रहा है। तो उससे क्या होता है, जो आपको मार्जिन मिलेंगे उस इनिशियल फेज की तरफ वो जल्दी जल्दी मिलेगा और एक्स्ट्रा मिलेगा। सो you can connect this point with the whole base story of this particular company as well as the green hydrogen point of this company. So ये कंपनी उस तरह से आगे बढ़ रहा है। अब एक और चीज, कंपनी किस किस एरियाज में काम करता है। सो यू कैन क्लियरली सी कि जो हमारे सोलर रिच स्टेट्स हैं, सोलर और विंड रिच स्टेट्स हैं, वो कौन से हैं। गुजरात, होल सदर्न इंडिया, राजस्थान, ये सारे स्टेट्स हैं। सो कंपनी का जो फोकस है ये गुजरात वगैरह में काम नहीं करते हैं। व्हाई? बिकॉज नो मोर कॉम्पिटिशन। अगेन यू विल कनेक्ट विद राजेश पावर ऑल्सो, दे ऑल्सो वर्क इन गुजरात जहाँ पे कॉम्पिटिशन काफी ज्यादा है। सो ये कंपनी गुजरात में काम नहीं करता है। तो ये कंपनी क्या करता है, ऐसे ज्योग्राफी को टारगेट करता है जहाँ पे आपकी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, जहाँ पे आपको कंपटीशन कम मिलेगा। सो दैट्स व्हाई दे हैव एंटर्ड इनटू द हरियाणा एज अ स्टेट, जहाँ से इनको बैटरी वगैरह के भी ऑर्डर्स मिले और ईपीसी के भी ऑर्डर्स मिले हैं। नाउ अनदर इशू इन द केस ऑफ हरियाणा, इसकी क्या होता है, आप हरियाणा देखते हो पूरा ग्रीन रिवॉल्यूशन वाले बेल्ट में आया है वो, तो वहाँ पे फर्टाइल लैंड है। तो वहाँ पे आपको जो लैंड अवेलेबिलिटी होती है उसका एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाता है। तो देखते हैं, वो कंपनी अभी हरियाणा में एंटर किया है, तो दे आर सीइंग द ट्रैक्शन, बट लेट्स सी हाउ द कंपनी प्रोग्रेसेस इन दैट पर्टिकुलर सेगमेंट, वो तो हमें देख के मालूम चलेगा। ओके, अब मॉड्यूल ओवर सप्लाई, बैटरी के प्राइसेस कम होना, इससे इस कंपनी को कैसे फायदा होगा। सो आई हैड शेयर्ड वन पोस्ट फ्यू डेज बैक, तो उससे मैं आपको कनेक्ट करता हूँ। सो जब मॉड्यूल ओवर सप्लाई होती है प्राइसेस कम होंगे, बेस्ट की ओवर सप्लाई मतलब बैटरीज वगैरह आएंगे, जो आपको दिखता है टेंडर्स में जो प्राइसेस हैं बैटरीज के वो कम हो रहे हैं। सो अगेन वहां से प्राइसेस कम होगा। इसके अलावा अभी गवर्नमेंट ने जीएसटी कट किया 12% से आई थिंक 5% कर दिया है। सो ओवरऑल आप देखेंगे ना, इससे फायदा किस कंपनीज को होगा। प्राइसेस पास ऑन होता है तो वैसी कंपनीज जो डेवलप करती है, जैसे आपके आईपीपीस वगैरह हो गए, फॉर एग्जांपल एक्मी सोलर होल्डिंग्स, एनटीपीसी ग्रीन, इस तरह की कंपनियां, इनको फायदा होगा। एट द सेम टाइम जो कंपनीज जो आपकी इंटीग्रेटेड आरई सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहा है, जो बेस्ट और इन सारी चीजों को मिला के कर रहा है, उन कंपनीज को फायदा होगा। सो अगेन दिस होल मॉड्यूल ओवर कैपेसिटी थिंग इज रादर एक एडवांटेजियस पोजीशन पर रखता है ओरियाना और इस तरह की बाकी कंपनीज को भी। एट द सेम टाइम सिंस ये लोग अभी यूटिलिटी स्केल में नहीं है, तो आपको जो वो पीपीए वाली जो होल थी अभी इशूज चल रहे हैं, मतलब इशू तो नहीं है बट जो भी अनसर्टेनिटी चल रही है, तो उससे भी ये कंपनी प्रोटेक्टेड है। व्हाई? बिकॉज दे आर नॉट ऑन द यूटिलिटी स्केल, दे आर डूइंग द प्रोजेक्ट्स ऑफ सीएनआई कस्टमर्स। सो इस तरह से आपको देखना है। ओके ओके, लिटिल बिट लेट्स टॉक अबाउट द कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज थिंग। तो इसमें क्या होता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया स्टोरेज वाले एस्पेक्ट में ये लोग अभी पूरी आपकी मिथेनॉल वगैरह वाले थीम में जा रहे हैं, तो वहां पे आपको कार्बन की रिक्वायरमेंट होती है। सो उससे क्या है, जो कार्बन कैप्चर स्टोरेज पूरी जो टेक्नोलॉजी है वो आप देखेंगे, अगर आप देखते हो
तो जो आपकी नॉर्डिक कंट्रीज है, जहाँ पे आपकी नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, आई थिंक नीदरलैंड्स वगैरह कंट्री है, वहाँ पे वो ऑलरेडी डेवलप्ड है ना। तो इंडिया का वहाँ से अभी आप देखेंगे तो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ पे कुछ महीनों पहले गए थे। तो बेसिकली इंडिया इज अडॉप्टिंग दैट पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी इन आवर कंट्री। तो उससे जो कार्बन कैप्चर मार्केट है इंडिया में डेवलप होगी। और अगेन जो आपको मिथेनॉल वगैरह बनाना है तो वहाँ पे कार्बन की यूसेज होगी और उसको आप यूज करोगे ग्रीन हाइड्रोजन और बेस के साथ, तो उससे वो इंडस्ट्री डेवलप होगी। तो ये कंपनी का वहां से भी फोकस है, उस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। ओके, अब जब आप किसी भी इस तरह की कंपनी को देखते हो तो अल्टीमेटली एंड पॉइंट पे क्या आता है, आपके ऑर्डर बुक्स आते हैं। सो ऑर्डर बुक लेना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उसको एग्जीक्यूट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एट द सेम टाइम जो ऑर्डर बुक मिला है वो आपको प्रॉपर मार्जिन, उसकी मार्जिन जो है वो अच्छी होनी चाहिए। तो कंपनी का फोकस वही है, ऐसा नहीं है कि जाके ये लोग बहुत सारे नए नए ऑर्डर्स को ले रहे हैं, रादर फोकस करते हैं बेटर प्रोडक्ट्स एंड बेटर मार्जिन की तरफ पे। सो ये चीज़ आपको देखनी है। सो इसके अलावा ओके, अभी इशूज वगैरह के बारे में अगर मैं बात करूं तो अगेन वर्किंग कैपिटल और जो कैश फ्लोज आपको अच्छा नहीं दिखेगा। वाई? अभी जो कंपनी है धीरे धीरे आपके हैवी प्रोजेक्ट्स की तरफ जा रहा है, मतलब स्केल जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, अभी 1000 करोड़ के भी ऊपर के प्रोजेक्ट्स इनको मिलते हैं। तो अगेन छोटी कंपनी है तो वहाँ पे कैश फ्लो थोड़े से अफेक्टेड रहते हैं। तो वो चीज़ है। और अभी जो रेन वाला इशू चल रहा है पूरे पूरे इंफ्रा कंपनीज के लिए, तो उसके कारण बहुत सारे प्रोजेक्ट्स डिलेज वगैरह हुए हैं। और एट द सेम टाइम जो जीएसटी है उससे डायलामा में आ गई बहुत सारी कंपनी कि पहले करे या बाद में करे। तो उसके कारण लगभग 200 करोड़ का इनका जो प्रोजेक्ट है वो डिले हुआ है। तो वो मे बी H2 में पास ऑन होगा, बट अगर वो H2 में पास ऑन होगा तो H2 का प्रोजेक्ट H1 नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में पास होगा। तो ये तो साइकिल है, ये तो उस तरह से चलेगी। ओके, सो ये और एक और चीज अभी तो जैसे देख रहे हैं ये कंपनी आगे जाके, अभी जो मार्जिन प्रोफाइल अगर आप देखोगे इस क्वार्टर जो इस हाफ ईयरली रिजल्ट्स आए हैं इनके, मार्जिन इज ऑलरेडी ऑन द सिमिलर लाइंस जो इनके पिछले हाफ ईयरली में आया था। तो वहाँ पे भी कोई इशू नहीं है। बट अगेन जो कंपनी है ये भी कहता है ऑल्दो इनके पास बहुत सारे लिवर्स है मार्जिन को इंप्रूव करने के लिए, क्योंकि जो बेस में जाएंगे और जो ग्रीन हाइड्रोजन जाएंगे वहाँ से भी मार्जिन इंप्रूव ही होंगी। बट एट द सेम टाइम कंपनी ये भी कहता है जैसे जैसे सप्लाई बढ़ेगी तो मार्जिन वहाँ पे भी घटने के चांसेस भी है। सो लेट्स सी कैसे ये प्रोग्रेस करता है वहाँ पे। ओके, सो ये सारी चीजें, और बाकी ये लोग डेटा सेंटर्स वगैरह में भी जा रहे हैं। सो लेट्स नाउ लेट्स वंस गो थ्रू द पीपीटी, तो उससे हमें बाकी पॉइंट्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो मोस्टली सबने सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं। सो तो ये सारी चीज हो गई हमारी यहाँ पे। सो इनका जो पूरा जो नंबर्स आए हैं H1 के अंदर आप देख सकते हैं 7,644 के आसपास इनका नंबर है। और बाकी पैट में भी लगभग 121 के पैट है इनके। और बाकी चीज अगर आप देखेंगे तो जो इनका कंसोलिडेटेड पैट मार्जिन है लगभग 15.57 है। आई थिंक लास्ट फाइनेंशियल ईयर में लगभग इनका 16% पैट मार्जिन था। तो ऑल्दो थोड़ा सा डिक्रीमेंट है, मे बी बिकॉज ऑफ द जीएसटी थिंग। सो बाकी तो इनके नंबर्स वगैरह तो स्ट्रॉन्ग ही है, क्योंकि जो इनका बोथ टॉप लाइन एज वेल एज जो बॉटम लाइन है लगभग 2.3 2.5x के आसपास ग्रो किया है। सो ये सारे नंबर्स वगैरह तो ठीक है। हम लोग बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ों पे चलते हैं। सो ये जो मैं आपको बता रहा था कि राजस्थान के साथ इनका जो कैप्टिव प्रोजेक्ट्स मिला है इनको, और बाकी एनर्जी स्टोरेज के प्रोजेक्ट्स वगैरह के बारे में है। सो दीज आर द थिंग्स। सो लेट्स गो टू द जो स्ट्रैटेजिक कोलैबोरेशन जो मैं आपसे बात कर रहा था। इन्वेस्ट अल्बर्टिया एक कनाडियन कंपनी है, तो उससे $1 बिलियन का वो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे ओवर द लास्ट 5 ईयर। और वैसे ही एक्ट्रिस के साथ इनका 1 गीगावाट का पोटेंशियल है, इससे लगभग इनका 4,000 करोड़ का रेवेन्यू आने की बात है। सो वो देखते हैं कैसे ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होता है। और बाकी जो गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के साथ इनका एमओयू साइन हो ही रखा है, जो कि अगेन ग्रीन अमोनिया, ई मेथनॉल और कार्बन कैप्चर वाले थीम्स की तरफ जा रहा है। और गवर्नमेंट ऑफ असम के साथ भी इनका एमओयू है। सो ये सारी चीज़ें। बाकी तो इनके ये सारे नंबर्स उसी के बारे में बता रहे हैं विद दिस पॉइंट्स आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। सो ये कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह के बारे में, दिस थिंग्स यू कैन पॉज एंड रीड। सो दिस इज द होल थिंग विच आई वाज टॉकिंग अबाउट कि कैसे ये लोग जनरेशन, स्टोरेज और कंजम्पशन की तरफ बढ़ रहे हैं। और अगर पूरा आप इनका ग्रीन अमोनिया वाला, ग्रीन हाइड्रोजन वाली थीम को देखोगे ना, तो FY28 तक लगभग 2 लाख मेट्रिक टन पर एनम के बारे में बात कर रहे हैं। ऑल्दो ये जो पूरा ग्रीन अमोनिया वाला चीज है ना, ये आपका FY26-27 में नहीं आएगा, ये आपको FY28 में दिखेगा। सो हमें तब देखना है इस पूरे चीज को। तो ये सारी चीज है। सो बाकी तो सारे ये सब हमने देख लिया। तो अभी देखिए ये लोग है ना आगे जाके भी डेटा सेंटर की तरफ भी बढ़ रहे हैं। बट अब डेटा सेंटर्स वाला जो थीम है यहाँ पे ये लोग बेसिकली क्या करेंगे, जो उनकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होगी ना, उसको बेसिकली उसको प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं ये लोग डेटा सेंटर्स वाले थीम के अंदर। और साथ ही साथ इनका जो ग्रीन हाइड्रोजन और कार्बन कैप्चर वाले थीम के बारे में हमने बात कर लिया। और ये लोग ये भी कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कैसे ये लोग यूज करेंगे, उसके बारे में इनको काफी स्ट्रांगली है कि वो चीज हम लोग आगे जाके देखेंगे।
सो ये है इसके बारे में। सो तो अगर फाइनली हम लोग इस कंपनी के इस पूरा FY26 कैसा रहने वाला है उसके बारे में अगर देखें, तो कंपनी ने जो गाइडेंस रखा है अपना लगभग 2000 से लेकर 2025 के बीच में रखा है कि इतना करोड़ हम लोग FY26 में करेंगे। बट आप 2000 करोड़ के आसपास मान लीजिए, बिकॉज कुछ रेंज के कारण डिले हुआ है इनके कंपनी में। और अगर आप ओवरऑल जो रेवेन्यू की प्रोफाइल है ना इनकी, जैसे अभी तो आप देखेंगे FY26 जो रहेगा इनका लगभग लगभग क्या 100% इनका ईपीसी से आना है, मतलब सोलर से आना है। FY20 नेक्स्ट फिनेंशियल FY27 जो होगा वहाँ पे लगभग 90% इनका सोलर से आएगा, और लगभग जो 10% है वो आपकी बेस्ट इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो धीरे धीरे एग्जीक्यूट होंगे नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर में, तो वहाँ से लगभग 10% वहाँ से दिखेगा। FY28 अगर आप देखोगे तो लगभग 30% इनका FY27 में जो इनका 60% इनका सोलर से हो जाएगा, लगभग 40% आपका बेस्ट से हो जाएगा। वैसे ही वो प्रोग्रेस करेगा और फिर धीरे धीरे एक के बाद एक नया मतलब जो इनका सेक्टर है, पहले पहले सोलर से ट्रांजिशन होके स्टोरेज की तरफ, फिर वहां से ट्रांजिशन होकर आपका अमोनिया की तरफ जाएंगे, तो उस तरह से पूरी सेक्टर आगे बढ़ेगी। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर कंपनी। नाउ अभी जैसे आप इस कंपनी को देखते हो ना, ओडियाना पावर को, तो ये कंपनी कैसे हमें देखना चाहिए एज अ, मतलब अगर हम आउटसाइड से देखें तो ये कंपनी अभी क्या है, बहुत सारे नए नए थीम्स की तरफ चल रहा है। सो कंपनी के प्रोस्पेक्ट तो हमें यहाँ से काफ़ी अच्छे दिखते हैं, बट अगेन देखना है आगे जाके कॉम्पिटिशन कैसा रहता है इस पर्टिकुलर सेक्टर में। और इनमें जब आप देखोगे ना इस तरह ये कंपनी, तो आपको बीच में दिखेगा कभी मॉडल के प्राइसेस कम बेसी हो गए हैं, कभी इनके प्रोडक्ट्स में डिलेज वगैरह हो गया है। बट जब आप देखते हो तो आपको इस कंपनी को जब आप इस तरह एक छोटी कंपनी को पकड़ते हो, तो यहाँ पे आपको ओवरऑल थीम की तरफ देखना है और कंपनी के एग्जीक्यूशन को देखना है, किस तरह से डायरेक्शनली वो आगे बढ़ रहा है, रादर देन अगर किसी क्वार्टर में या फिर किसी हाफ ईयरली में उनके नंबर्स में थोड़े फ्लक्चुएशंस होते हैं, तो यू शुड गो एंड लुक इनटू द रीजन कि भाई वो ऐसा क्यों हुआ है, रादर देन जजिंग इट बेस्ड ऑन वन हाफ ईयरली और वन क्वार्टरली नंबर। आपको उसका प्रोग्रेस देखना है, कैसे कंपनी आगे बढ़ रही है। और अभी तो ये कंपनी जैसे देखेंगे, अभी तो आपकी एसएमई कंपनी है, इनका टारगेट है जैसे नेक्स्ट अगस्त ऑफ FY26 में ये लोग आपके 3 ईयर्स इनका कंप्लीट हो जाएगा, तो वहाँ से ये लोग मेन बोर्ड की तरफ आने के लिए ये लोग वो हो जाएंगे, मतलब एलिजिबल हो जाएंगे, तो कंपनी वहाँ से मेन बोर्ड में आएगी। सो अगेन वी विल कीप ऑन ट्रैकिंग दिस कंपनी। होप आपको पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।